अचानक डो वन की बर्फीली मेलोडी कमजोर पड़ने लगती है। जो स्नोस्टॉर्म कुछ देर पहले पूरे पेविलियन पर छाया हुआ था, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। उसकी जगह सुनहरी तितलियां दिखाई देने लगती हैं, गोल्डन बटरफ्लाइज। वे हवा में नाचती हुई ऑडियंस के बीच उड़ने लगती हैं। पूरा गार्डन आश्चर्य से भर जाता है। वाह, अविश्वसनीय! लोग हैरानी से उन चमकती तितलियों को देखते रह जाते हैं। उधर चियन आराम से स्ट्रिंग्स छेड़ता रहता है। उसके चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं था। वो हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, जैसा सोचा था, ये मेलोडी 7 अलग अलग एटमॉस्फेयर्स बनाती है। बुरा नहीं बजाता ये। ऑडियंस दोनों परफॉर्मर्स की तारीफ करने लगती है, तालियां गूंजने लगती हैं। लेकिन चियन का दिमाग कहीं और चल रहा था। वो सोचता है, अगर इस एनर्जी का सही इस्तेमाल करूं तो इसे कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, शायद किचन में भी। उधर डो वन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो तुरंत खड़ा हो जाता है। जज, मुझे वर्डिक्ट चाहिए। वो इंस्ट्रूमेंट हाथ में लेकर चांग यो की ओर देखता है। अभी यहीं। चांग यो शांत मुस्कान के साथ जवाब देती हैं। दोनों परफॉर्मेंसेस शानदार थीं, लेकिन मेरी अटेंडेंट ज्यादा सटीक फैसला दे सकती है। भीड़ में हलचल मच जाती है। डो वन भौहें सिकोड़ लेता है। चांग यो आगे कहती हैं, उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है, लेकिन बदले में उसकी हियरिंग साधारण लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई है। यह सुनकर डो वन हंस पड़ता है। क्या तुम कहना चाहती हो कि वो लड़की तुमसे बेहतर जज है? उसकी आवाज में साफ तिरस्कार था। एक ब्लाइंड गर्ल मुझे जज करेगी? लेकिन फिर वो कंधे उचकाता है। ठीक है, कम से कम वो देख नहीं सकती, तो फैसला निष्पक्ष होगा। फिर वो लड़की की ओर मुड़ता है। बोलो, हम दोनों में बेहतर कौन था? पूरा पैविलियन शांत हो जाता है। सभी उसी ब्लाइंड म्यूजिशियन की ओर देखने लगते हैं। डो वन आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि जीत उसी की होगी। लड़की धीरे से मुस्कुराती है, फिर कहती है, मैं देख नहीं सकती, इसलिए मुझे नहीं पता कौन सा पीस किसने बजाया। कुछ लोग सिर हिलाते हैं, लेकिन वो आगे बोलती है, फिर भी मैंने सब देखा। पूरा गार्डन स्तब्ध रह जाता है। लड़की आंखें बंद करके याद करती है, मैंने बर्फ देखी, शुद्ध सफेद बर्फ। डो वन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल लड़की आगे कहती है, और फिर उस बर्फ के बीच स्प्रिंग खिल उठी। स्नोफ्लेक्स, बटरफ्लाइज बन गई। सन्नाटा। पूरा पैविलियन शांत हो जाता है। डो वन की मुस्कान गायब हो जाती है। क्या? उसकी आंखें फैल जाती हैं। तुम कहना चाहती हो मैं उस स्कॉलर से हार गया? वो धीरे धीरे चियन की ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में अविश्वास और गुस्सा दोनों थे। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो जूजू क्लैन का जीनियस एक रूकी स्कॉलर से हार गया था। कुछ क्षण तक वो कुछ बोल ही नहीं पाता। उधर चियन मुस्कुराकर ब्लाइंड गर्ल की ओर देखता है। बहुत सुंदर इवैल्यूएशन। जब से मैंने म्यूजिक सीखी है, मैं अपने जोंग जीकी को ढूंढ रहा था। लगता है वो यहीं थी। फिर वो विनम्रता से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की चौंक जाती है। उसके गाल लाल पड़ जाते हैं। वो धीरे से झुकती है। सॉन्ग रैन। लेकिन मैं सिर्फ एक ब्लाइंड गर्ल हूं, इतनी प्रशंसा के योग्य नहीं। चियन बस मुस्कुरा देता है। लेकिन तभी धड़ाम, डो वन अचानक खड़ा हो जाता है। बस! उसकी चीख पूरे गार्डन में गूंज जाती है। वो सीधे मुंह बेक की ओर उंगली उठाता है। तुम आखिर कर क्या रहे हो? चलो डुएल करते हैं, अभी अपनी वुडन सॉर्ड उठाओ। मुंह बेक उसे कुछ सेकंड तक देखता रहता है, फिर हंस पड़ता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागलों की तरह चिल्ला क्यों रहे हो? यह सुनकर डो वन का गुस्सा और बढ़ जाता है। धड़ाम! वो बेंच पर मुक्का मारता है। लकड़ी टूट जाती है। स्काउंड्रल! मुंह बेक मुस्कुराता है, फिर एक छलांग लगाता है। धम्मा! वो बैटलफील्ड के बीच उतरता है। जमीन उसके पैरों के नीचे दरक जाती है। धूल हवा में उड़ जाती है। अब उसके चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान थी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास नया था। वो सॉर्ड निकालता है और डोज वन की ओर देखकर कहता है, तो देखें पिछले साल से कितना इंप्रूव हुए हो। डो वन कुछ पल के लिए चौंक जाता है, फिर सोचता है, ये मेरे टॉन्ट्स में नहीं फंसा, उल्टा मुझे ही उकसा रहा है। उधर चियन ये सब देखकर मुस्कुराता है। ये ब्रैट अचानक बहुत आत्मविश्वासी हो गया है। फिर वो चियांग यो और सॉन्ग रैन की ओर बढ़ता है। विनम्रता से झुकता है। अब मुझे जाना होगा, एक और बैटल मेरा इंतजार कर रही है। दोनों महिलाएं मुस्कुराकर विदा लेती हैं। चियन वहां से हट जाता है। तभी सॉन्ग रैन धीरे से अपनी मिस्ट्रेस से कहती है, मिस्ट्रेस, उस जेंटलमैन में कुछ अलग था। चियांग यो उत्सुक हो जाती हैं। अलग? सॉन्ग रैन सिर हिलाती है। मैंने उनसे एक बहुत विशेष एनर्जी महसूस की। कुछ पल सोचकर चियांग यो भी मुस्कुरा देती हैं। सिर्फ एनर्जी ही नहीं, उसकी प्रेजेंस भी अलग है। वो साधारण व्यक्ति नहीं है। बैटलफील्ड पर दोनों यंग मास्टर्स आमने सामने खड़े थे। एक तरफ मू बेक और चियन, दूसरी तरफ डो वन और जूजू क्लैन। चारों ओर लोग जमा हो चुके थे। सांसें थम चुकी थीं। पूरा डीमन सबजुगेशन गार्डन उत्साह से भर गया था, क्योंकि अब म्यूजिक डुअल खत्म हो चुका था और असली लड़ाई शुरू होने वाली थी।
बैटलफील्ड के बीच खड़े मूबेक ने अचानक अपने टीचर की ओर देखा। टीचर, मेरा एक सवाल है। चियन आराम से फैन हिलाते हुए उसकी ओर देखने लगा। मूबेक थोड़ा सोचकर बोला, अभी म्यूजिक सुनते समय मुझे सॉर्ड आर्ट की फोर्थ फॉर्म का थोड़ा एहसास हुआ। उसकी आंखों में उलझन थी। ऐसा लगा जैसे मैं उसे पकड़ने ही वाला हूं, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं? चियन कुछ क्षण चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, फोर्थ फॉर्म बोया की कहानी जैसी है। तुरंत एक फ्लैशबैक उभरता है। एक महान म्यूजिशियन बोया, उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन अपने सबसे करीबी दोस्त की मौत के बाद उसने स्ट्रिंग्स तोड़ दी थी और फिर कभी म्यूजिक नहीं बजाई। मूबेक हैरानी से सुनता रहा। चियन आगे बोला, बोया का एक दोस्त था जो उसकी म्यूजिक को सच में समझता था। उसका नाम जोंगजी की था। स्कॉलर की आंखें गंभीर हो गईं, और यही फोर्थ फॉर्म का एसेंस है, समझ, अंडरस्टैंडिंग। फिर वो मूबेक की ओर देखकर कहता है, अगर तुम फोर्थ फॉर्म समझना चाहते हो तो तुम्हें जोंगजी की बनना होगा और बोया को समझना होगा। तभी अचानक, ओए, डोवन जोर से चिल्लाता है, क्या मार्शल आर्ट सीख रहे हो या पोएट्री क्लास चल रही है? वो हंस पड़ता है, स्कॉलर से स्वॉर्ड सीखोगे? अब उसकी वीकनेस भी पूछ लो। लेकिन मूबेक इस बार नहीं भड़कता। वो अपनी वुडन स्वॉर्ड उठाता है और शांत स्वर में कहता है, मार्शल आर्ट सिर्फ वॉरियर्स की संपत्ति नहीं है। पूरा गार्डन चुप हो जाता है। मूबेक आगे कहता है, एक स्कॉलर से भी मार्शल आर्ट सीखी जा सकती हैं, और जिस क्लैन में स्कॉलरशिप का सम्मान होता है वो ये बात समझता है। दोवन की आंखें फैल जाती हैं। पेट्रियार्च भी हैरान रह जाता है। ये वही मूबेक था जो पहले बिना सोचे लड़ पड़ता था, लेकिन अब वो लॉजिक से जवाब दे रहा था। पेट्रियार्च के चेहरे पर गर्व झलकने लगा। ये लड़का वाकई बदल गया है। उधर मूबेक अभी भी चियन की बात सोच रहा था। जोंगजी की बनो, बोया को समझो। उसका माथा सिकुड़ जाता है। फिर अचानक उसे कुछ एहसास होता है, रुको, क्या मुझे डोवन को समझना होगा? वो लगभग डर जाता है। मैं उस पंख को समझूं? डोवन का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब क्या सोच रहे हो, मुझसे लड़ोगे भी या नहीं? लेकिन मूबेक अब उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो ध्यान से डोवन को देखने लगा। उसकी आदतें, उसकी बातें, उसका व्यवहार, सब कुछ। अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे उसे समझना होगा। अचानक शू, डोवन बिजली की तरह आगे बढ़ता है। उसकी स्वॉर्ड नीली ऊर्जा से चमक रही थी। अपने पैरों का ध्यान रखना। वो पूरी ताकत से हमला करता है। लेकिन मूबेक का चेहरा शांत था। वो सोचता है, ये आदमी घटिया है, लेकिन सिर्फ मार्शल आर्ट समझना काफी नहीं, मुझे इसका दिमाग भी समझना होगा। अगले ही पल स्विश, वो आसानी से अटैक से बच जाता है। इतनी आसानी से कि डोवन खुद चौंक जाता है। क्या? फिर वो व्यंग्य से हंसता है। साल भर ट्रेनिंग करके सिर्फ भागना सीखा है, या मुझसे डरते हो? लेकिन मूबेक मुस्कुरा देता है। अब उसे समझ आने लगा था, ये हमेशा ओपोनेंट की वीकनेस पर हमला करता है, वर्ड्स से, माइंड गेम्स से। वो डोवन को देखकर हंस देता है। कितना घटिया तरीका है। डोवन की नसें तन जाती हैं, लेकिन मूबेक के चेहरे पर आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। तो मैं सच में ग्रो हुआ हूं, वो मन ही मन सोचता है। फिर जोर से कहता है, मैं बस देख रहा था कि तुम्हारी स्किल बढ़ी है या नहीं। ये सुनकर डोवन का चेहरा लाल पड़ जाता है। तुम मरना चाहते हो? धम्मा! वो पूरी ताकत से आगे झपटता है। फ्रेंडली डुअल में इतनी गालियां? मूबेक हंसता है, थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? डोवन जवाब नहीं देता। उसकी स्वॉर्ड से ब्लू एनर्जी निकलती है। धाम! एक विशाल एनर्जी वेव मूबेक की ओर बढ़ती है। लेकिन इस बार मूबेक उसे ध्यान से देख रहा था, और अचानक उसे सब समझ आ जाता है। झूठा। उसकी आंखें चमक उठती हैं। डोवन का अटैक लेफ्ट साइड की ओर जाता दिख रहा था, लेकिन वो असली टारगेट नहीं था। असल निशाना मेरी नेक है। उसने तुरंत डिफेंस तैयार कर लिया। डोवन की आंखें फैल जाती हैं। उसने पढ़ लिया। मूबेक मुस्कुराता है। अब जब मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी समझ चुका हूं, तुम्हारी मूव्स भी समझ आ रही हैं। डोवन पहली बार घबरा जाता है। उसका ट्रिक पकड़ा जा चुका था, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। वो फिर हमला करता है, और मूबेक समझ जाता है, अब ये मुझे दबाने की कोशिश करेगा, अपनी ताकत दिखाकर, अपनी सुपीरियॉरिटी साबित करके। डोवन गरजता है। उसकी स्वॉर्ड हरे और नीले एनर्जी से चमकने लगती है। देखते हैं आप कैसे बचते हो, धाम! वो पूरी ताकत से वार करता है, लेकिन अगले ही क्षण कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ठक! मूबेक अपनी नंगी हथेली से स्वॉर्ड पकड़ लेता है। पूरा गार्डन स्तब्ध रह जाता है। क्या? डोवन की आंखें बाहर निकल आती हैं। उसका अटैक वहीं रुक गया था। मूबेक मुस्कुराता है। भाग कौन रहा है? मैं तो तुम्हारी स्वॉर्ड पकड़ रहा हूं। फिर वो दूसरी हाथ से डोवन की रिस्ट पकड़ लेता है। कस! पकड़ इतनी मजबूत थी कि डोवन का चेहरा दर्द से बिगड़ जाता है। पहली बार जूजू क्लैन का प्राउड जीनियस खुद को पूरी तरह कंट्रोल में पाता है, और उसके चेहरे पर साफ लिखा था, मैं फंस गया। डोवन की कलाई अभी भी मूबेक की पकड़ में थी।
उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उधर मुंह बेक के होंठों पर विजयी मुस्कान उभर आई। अब मेरी बारी है। धाक! एक तेज हरकत के साथ उसने अपनी तलवार की मूठ सीधा डो-1 के चेहरे पर दे मारी। रोक! डो-1 चीखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। स्विश! मुंह बेक ने एक और सटीक वार किया और अगले ही पल ठक! डो-1 की तलवार उसके हाथ से उड़ गई। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। मुंह बेक ने उसकी कलाई छोड़ दी, फिर पीछे हटते हुए मुस्कुराया। फ्रेंडली डुअल खत्म, मैं जीत गया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा, फिर वाह! यंग मास्टर जीत गए! भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। नमगोंग क्लैन के लोग खुशी से झूमने लगे। दूसरी तरफ जूज क्लैन के लोग अविश्वास में खड़े रह गए। डो-1 वहीं खड़ा था, हारा हुआ, स्तब्ध और पूरी तरह अपमानित। पेट्रियार्च जोर से हंस पड़ा। जीत गया, मेरा बेटा जीत गया! उसकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने दूर बैठे चियन की ओर देखा। स्कॉलर चियन, तुम्हारा धन्यवाद! उधर मुंह बेक खुशी से चिल्लाया। टीचर सही थे, सब कुछ समझने और सोचने पर निर्भर करता है। लेकिन डो-1 अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। नहीं, ये उसकी असली ताकत नहीं हो सकती। उसने दांत पीस लिए। उस स्कॉलर ने जरूर कोई चाल चली है। उधर चियन आराम से पंखा झल रहा था, जैसे ये सब उससे बिल्कुल संबंधित ही ना हो। खत्म हुआ, मैं जा सकता हूं? वो ऊबते हुए बोला। मुंह बेक उत्साहित होकर उसके पास भागा। टीचर, अब मुझे समझ आ गया! उसकी आंखें चमक रही थीं। फोर्थ फॉर्म दूसरों को समझने से शुरू होती है, लेकिन अंत में खुद को समझने पर खत्म होती है। क्या मैं सही हूं? चियान ने उसकी ओर देखा, फिर बिना कुछ बोले और तेजी से पंखा झलने लगा। मुंह बेक का चेहरा उतर गया। क्या मैं फिर भी पर्याप्त अच्छा नहीं हूं? उसी समय डो-1 गुस्से में आगे बढ़ा। बकवास! तुम स्किल से नहीं जीते। अगर असली तलवार होती तो मैं जीत जाता। मुंह बेक ने कंधे उचकाए। तो फिर इसे ड्रॉ मान लें? यह सुनकर डो-1 और भड़क गया। मुझे बताओ, तुमने मेरी चालें कैसे पढ़ ली? क्या उस स्कॉलर ने दूर से सिखाया था? चियन ने जम्हाई ली। अगर लड़ाई खत्म हो गई है तो इतना ड्रामा क्यों? डो-1 का माथा फड़क उठा। मुंह बेक मुस्कुराया। अगर इतना ही विश्वास नहीं है तो कल फिर डुएल कर लेते हैं। पूरा मैदान चुप हो गया। डो-1 की आंखों में आग जल उठी। ठीक है, कल फिर लड़ेंगे और मैं देखूंगा क्या तुम सच में हमारे क्लैन आर्ट समझते हो। दूर बैठे चियन हंस पड़ा। हथौड़ा मिल जाए तो हर चीज कील लगने लगती है। यंग मास्टर डो-1 बिल्कुल वैसे ही हैं। हर समस्या का हल लड़ाई। डो-1 का चेहरा लाल पड़ गया। तुम्हें तो मैं धड़ाम! वो अचानक चियन की ओर झपटा। हाथ में लकड़ी की तलवार थी। मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उसी क्षण स्विश! मुंह बेक उसके सामने आ गया। मेरे टीचर को हाथ मत लगाना। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। अभी तो बहुत मैनुअल्स बाकी हैं जिन्हें टीचर को पढ़ना है। फिर उसने तलवार उठाई और पहली बार फोर्थ फॉर्म का उपयोग किया। धौम! डो-1 ने हमला किया, लेकिन मुंह बेक गायब हो गया। क्या? डो-1 की आंखें फैल गईं। वो उससे तेज कैसे हो सकता था? ऊपर खड़े पेट्रियार्च ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखें चमक उठी। ब्लू लाइटनिंग स्प्लिटिंग द सी। उसने फोर्थ फॉर्म छू ली है। दूर चियन मुस्कुराया। जन्मजात मार्शल टैलेंट सचमुच दुर्लभ है। अगले ही पल धौम! मुंह बेक ने जबरदस्त प्रहार किया। डो-1 हवा में उछल गया और जमीन पर जा गिरा। पूरा मैदान हिल गया। खंक! डो-1 खून थूकते हुए उठा। स्काउंड्रल, रुकी! वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। फिर अचानक उसने अपनी लकड़ी की तलवार उठाई और पूरी ताकत से चियन की ओर फेंक दी। ये निगलो! स्विशवू! तलवार बिजली की तरह उड़ती हुई स्कॉलर की ओर बढ़ी। मस्टियर! मुंह बेक चीख पड़ा, लेकिन चियन हिला तक नहीं। उसका चेहरा पूरी तरह शांत था। उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकी। हेवनली मार्शल बॉडी, वो शक्ति जो उसे ऐसी चीजें देखने देती थी जो सामान्य लोग कभी नहीं देख सकते। अगर वो चाहे तो गिरती हुई बारिश की हर बूंद देख सकता था, और अभी वो उड़ती हुई तलवार का हर घुमाव देख रहा था। हर कंपन, हर रोटेशन, हर एंगल, सब कुछ। उसने उंगलियां हल्की सी हिलाईं और स्पिरिचुअल एनर्जी की एक पतली परत उसके चारों ओर फैल गई। स्विश! तलवार उसके गाल को छूती हुई निकल गई। ओह, ये तो काफी करीब था। वो मुस्कुराया, लेकिन उसी क्षण उसने हाथ घुमाया। धाम! नीली ऊर्जा की लहर तलवार से टकराई और कुछ अविश्वसनीय हुआ। तलवार की गति अचानक कई गुना बढ़ गई। उसमें एक भयानक रोटेशन पैदा हो गई। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। जूज क्लैन का एल्डर अपनी जगह से उछल पड़ा। पेट्रियार्च भी चौंक गया। अगले ही पल धड़ाम! दोनों लकड़ी की तलवारें जमीन में धंस गईं। मिट्टी चारों तरफ उड़ गई। सब लोग स्तब्ध रह गए। पेट्रियार्च की आंखें सिकुड़ गईं। उसे आखिर समझ आ गया। उसने सिर्फ डॉज नहीं किया, उसने स्वॉर्ड को रोटेट किया और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ा दी। उसके दिमाग में एक नाम कौंधा। बाउंडलेस ब्लू स्काई स्वॉर्ड आर्ट, फिफ्थ फॉर्म, असेंडिंग ब्लू ड्रैगन। पेट्रियार्च की सांस रुक गई। उसने अविश्वास से चियन को देखा। असंभव! उसने सिर्फ मैनुअल नहीं पढ़ा, उसने टेक्निक इस्तेमाल भी कर ली। बहाने ढूंढ लेते हैं,
चियान की बात सुनकर जूज क्लैन का प्रमुख कुछ क्षण चुप रहा। फिर वो जोर से हंस पड़ा। सचमुच अब समझ आया कि लोग तुम्हें घोस्टली स्कॉलर क्यों कहते हैं। पास खड़े पेट्रियार्च नामगोंग ने भी हल्की मुस्कान दिखाई। उधर मूबेक अभी भी अपनी जीत के नशे में था। टीचर, क्या आपने देखा? मैंने ब्लू लाइटनिंग स्प्लिटिंग द सी इस्तेमाल कर लिया। चियान ने पंखा झलते हुए जवाब दिया। हाँ, देखा। बस शोर थोड़ा कम किया करो। मूबेक का चेहरा उतर गया। इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी यही कहोगे? मैं जीनियस हूं। चियान ने सिर हिलाया। अगर सच में जीनियस होते तो 5वीं फॉर्म भी समझ लेते। क्या? मूबेक की आंखें फैल गईं। 5वीं फॉर्म? वो तुरंत उत्साहित हो गया, लेकिन चियान बिना कुछ बताए वहां से चल पड़ा। पीछे पूरा मैदान जीत का जश्न मना रहा था। उधर जूज क्लैन के लोग वापसी की तैयारी कर रहे थे। डो वन चुपचाप खड़ा था। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। आज पहली बार उसने हार का स्वाद चखा था। और सबसे बुरी बात, वो अपने प्रतिद्वंद्वी से नहीं बल्कि एक स्कॉलर से हार गया था। चियां, उसने दांत पीसते हुए नाम दोहराया। अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसी बीच रात गहरा चुकी थी। पूरा नामगोंग क्लैन शांत हो चुका था, लेकिन चियान अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने दीपक जल रहा था और मेज पर फैली थीं कई पुरानी पुस्तकें। उसने धीरे से अपनी कलाई देखी। वहां अभी भी वुकू स्टार की ऊर्जा के अवशेष महसूस हो रहे थे। उसकी आंखों में नमन क्लैन के पेट्रियार्च ने चियान को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उसने न तो अफवाहों की पुष्टि की और न ही उनका खंडन किया। वो बस चुपचाप स्कॉलर को देखता रहा। दृश्य बदलता है। रात का समय। पूर्णिमा का चांद पहाड़ों के ऊपर चमक रहा था। बर्फीली हवाएं सुनसान घाटियों में घूम रही थीं। इसी अंधेरे में दो रहस्यमयी आकृतियां एक अलग थलग पड़े लकड़ी के केबिन में दाखिल हुईं। दोनों ने चेहरे ढके हुए थे। लंबे क्लोक्स और मास्क उनकी पहचान छिपा रहे थे। जब उन्होंने अपने चेहरे खोले तो वे एक सफेद बालों वाली महिला और उसकी सेविका निकली। वे किसी महत्वपूर्ण मिशन पर थीं, एक मशाल की रोशनी में। दोनों एक गहरे और रहस्यमयी गुफा के भीतर आगे बढ़ीं। गुफा ठंडी थी और भीतर अजीब सी ऊर्जा भरी हुई थी। वे किसी विशेष वस्तु की तलाश कर रही थीं। अचानक दोनों रुक गईं। उनके सामने एक विशाल आइस क्रिस्टल खड़ा था और उसके भीतर एक युवती कैद थी। वो गहरी नींद में थी, पूरी तरह बर्फ में जमी हुई। लेकिन तभी क्रैक! आइस क्रिस्टल पिघलने लगा। महिला की आंखें फैल गईं। क्या? ये कैसे संभव है? बर्फ लगातार पिघल रही थी। गुफा कांपने लगी। चारों ओर दरारें पड़ने लगीं। धड़ाम धड़ाम! गुफा में गूंजती आवाजें फैल गईं। सफेद बालों वाली महिला ने क्रिस्टल को छुआ और अविश्वास से बोली, यह सचमुच पिघल रहा है। उसके चेहरे पर चिंता उभर आई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा। इस क्रिस्टल को पिघलाने की शक्ति केवल 2 लोगों के पास थी, उसके पास और आइस पैलेस मास्टर के पास। सेविका ने उत्साहित होकर पूछा, अगर ग्लेशियल होली बॉडी जाग गई तो क्या हम आइस पैलेस वापस ले पाएंगे? महिला की आंखों में दृढ़ता चमक उठी। निश्चित रूप से उसके पास वो शक्ति है जिसकी हमें आवश्यकता है। फिर उसने धीरे से कहा, थर्ड गार्डियन अभी नहीं समझती। ग्लेशियल होली बॉडी की वास्तविक शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक है। दृश्य फिर बदलता है। वापस नमन क्लैन के बगीचे में पेट्रियार्च देख रहा था कि जियो क्लैन का एक व्यक्ति चियान की ओर बढ़ रहा है। वो आदमी सामने आकर रुका। तो तुम ही स्कॉलर चियान हो? चियान ने सम्मानपूर्वक सिर झुका दिया। जी। वो व्यक्ति मुस्कुराया। तुम्हारे स्तर का स्कॉलर मार्शल क्लैन में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है? चियान शांत रहा। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा काम अभी यहीं है। वो आदमी हार मानने को तैयार नहीं था। मेरे क्लैन में आ जाओ। हमारे यहां एक समस्या पैदा करने वाला व्यक्ति है, उसे संभालो। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, और जहां तक भुगतान की बात है, हम स्कॉलर्स की कद्र करना जानते हैं। स्पष्ट था वो चियान को अपने क्लैन में लुभाना चाहता था। लेकिन तभी एक परछाई उनके बीच आकर खड़ी हो गई। नमन पेट्रियार्च। उसकी आवाज शांत थी। यह कठिन होगा। स्कॉलर चियान के पास यहां बहुत काम है। जियो क्लैन का व्यक्ति कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कम से कम उसे निर्णय लेने का अवसर तो दीजिए। पेट्रियार्च ने सिर हिलाया। निर्णय उसी का होगा। सभी की नजरें चियान पर टिक गईं। चियान कुछ पल सोचता रहा, फिर मुस्कुराया। एक कहावत है, जो लोग सफल होना चाहते हैं वे रास्ता ढूंढ लेते हैं। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। और जो नहीं चाहते वे बहाने ढूंढ लेते हैं। कुछ क्षण की खामोशी छा गई। फिर जियो क्लैन का व्यक्ति हंस पड़ा। दिलचस्प जवाब। वो मुड़ा और अपने लोगों को पुकारा, चलो हम वापस जा रहे हैं जी। उसके अनुयायी तुरंत तैयार हो गए। कुछ देर बाद जियो क्लैन का पूरा प्रतिनिधिमंडल नमन क्लैन से विदा हो गया। उन्हें जाते हुए देखकर पेट्रियार्च ने लंबी सांस ली। जो लोग स्कॉलर चियान को नहीं जानते वे केवल लालच में अंधे हैं। फिर उसने चियान की ओर देखा। धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मेरा सबसे छोटा बेटा अब इंसानों जैसा व्यवहार करने लगा है। चियान हंस पड़ा।
मुंह बेक इस्पात की तरह है, उसे हथौड़े से नहीं प्रशंसा से गढ़ना पड़ता है। पेट्रियार्च जोर से हंसा। मैं इसे याद रखूंगा। दृश्य फिर बदलता है। एक व्यस्त बाजार, लोगों की भीड़, दुकानों की आवाजें, और उन्हीं के बीच एक कर्टिजान और उसकी सेविका चल रही थीं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ क्लोक्ड फिगर्स उन पर नजर रखे हुए हैं। सेविका कुछ खोई हुई लग रही थी। कर्टिजान ने उसका ध्यान खींचा। क्या अब भी स्कॉलर चियान की धुन तुम्हारे दिमाग में घूम रही है? सेविका मुस्कुरा दी। हाँ, प्लेजर पैविलियन में मैंने अनगिनत संगीत सुने हैं, लेकिन वैसा गीत कभी नहीं सुना। वो कुछ अलग था। कर्टिजन ने भी सहमति में सिर हिलाया। मैं भी उसे भूल नहीं पा रही। लेकिन तभी सेविका अचानक रुक गई। उसका चेहरा गंभीर हो गया। कुछ अजीब था। उसी समय कई क्लोक्ड फीमेल वॉरियर्स उनके पास से गुजरी। उनकी उपस्थिति बेहद शक्तिशाली थी। सेविका ने धीमे स्वर में पूछा, क्या अभी कुछ मार्शल आर्टिस्ट हमारे पास से गुजरे? कर्टिजन ने सिर हिलाया। हाँ, शायद महिला योद्धाएं थीं। फिर उसने पूछा, तुमने ऐसा क्यों पूछा? सेविका कुछ बोल नहीं पाई। दूर से दो क्लोक्ड फिगर्स उन्हें देख रही थीं। दृश्य बदलता है। एक सुनसान सड़क, वहीं नॉर्थ सी आइस पैलेस की एल्डर यू याक्रिप खड़ी थी। वो दूर एक इमारत को देख रही थी। क्या वही यंग मिस्ट्रेस का हाइड आउट है? उसकी सेविका ने सिर झुका दिया। जी, वो उनका गुप्त अड्डा है। फिर उसने बताया, थर्ड गार्डियन शी यंग वहां मालिक बनकर रह रही हैं। यू याक्रिप ने तिरस्कार से हंसी। एक गार्डियन दुकानदार बन गई? कितना शर्मनाक। फिर उसने पूछा, क्या ग्लेशियल होली बॉडी भी वही है? सेविका ने सिर हिला दिया। पक्का नहीं कह सकती। यू याक्रिप कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, उसके पास एक फार्मेसी भी है और एक छोटा सेक्ट भी। सबकी जांच करो। उसकी आंखों में कठोर चमक उभरी। किसी भी कीमत पर हमें ग्लाशियल होली बॉडी हासिल करनी होगी। दृश्य बदलता है। सुबह का समय। चियान अपने कमरे में दिन की तैयारी कर रहा था। वो बाल बांध रहा था और शांत भाव से अपना रोब पहन रहा था। एक और व्यस्त दिन उसका इंतजार कर रहा था। तभी धड़ाम, दरवाजा खुला। सेविका अंदर दौड़ी आई। मैं सही थी, मास्टर यही हैं। उसके पीछे मुंह बेक भी था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। मास्टर, क्या सच है कि आप मार्शल आर्टिस्ट नहीं हैं? चियान रुक गया। क्या? मुंह बेक ने कहा। एक स्कॉलर का शरीर इतना मजबूत कैसे हो सकता है, और मार्शल आर्ट्स भी? उसे अचानक एक अफवाह याद आई। लोग कहते हैं कि आप मुरिम अलायंस का सीक्रेट वेपन है। चियान कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, मैं बस अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पैदा हुआ हूं, बस इतना ही। लेकिन यह जवाब सुनकर दोनों और भी अधिक संदिग्ध हो गए। वे उसे शक भरी नजरों से देखने लगे। चियान मन ही मन हंस पड़ा। कम से कम अब सेविका मुंह बेक के साथ सहज हो चुकी थी। दोनों की नोकझोंक पहले जैसी नहीं रही। तभी चियान ने कहा, वैसे मैंने कल एक दिलचस्प अफवाह सुनी। मुंह बेक का चेहरा बदल गया। कौन सी? चियान मुस्कुराया। सुना है नमन क्लैन के डिवाइन ड्रैगन ने जुए क्लैन के हिडन ड्रैगन को हरा दिया। मुंह बेक तुरंत शर्मिंदा हो गया। मास्टर, आपने वो भी सुन लिया? चियान हंस पड़ा, फिर मुड़ गया। अब मुझे जाना होगा, पेट्रियार्च से मुलाकात है। वो आगे बढ़ गया। मुंह बेक और सेविका चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहे। कुछ सेकंड बाद मुंह बेक अचानक घबरा गया। रुकिए! वो दौड़ता हुआ चियान के पीछे गया। मास्टर, 1 मिनट! चियान मुड़ा। क्या हुआ? मुंह बेक थोड़ा झिझका, फिर बोला, यह मेरी मां का पहला अनुरोध है, इसलिए आपको बता रहा हूं। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन सच कहूं, मैं अपनी बहन की सिफारिश नहीं करूंगा। चियान की भौं उठ गई। क्यों? मुंह बेक ने गहरी सांस ली। क्योंकि उसका स्वभाव बहुत भयानक है। चियान मुस्कुराया। अब उसे समझ आने लगा था। लगता था कि लेडी नमन किसी विशेष मुलाकात या शायद विवाह संबंध जैसी किसी बात पर विचार कर रही थी, और मुंह बेक अपनी ही बहन से डरता था। चियान की बात सुनकर मुंह बेक कुछ क्षण चुप रहा, फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। मास्टर, वो थोड़ा झिझका, असल में मेरी मां शायद आपकी और मेरी बहन की शादी करवाना चाहती हैं। चियान की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। अब उसे समझ आ गया था कि मुंह बेक इतना परेशान क्यों था। मुंह बेक ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, और अगर पिताजी आपसे इस बारे में बात करें तो कृपया साफ मना कर दीजिएगा। चियान उसे देखकर चुप रहा। मुंह बेक ने लंबी सांस ली, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। वैसे भी स्कॉलर चियान का मेरा जीजा बनना बहुत अजीब लगेगा। उसके चेहरे पर पहली बार राहत दिखाई दी। मैं बस चाहता हूं कि आप मेरे राइटिंग टीचर बने रहें, जैसे अभी हैं। उसकी आवाज में सच्चाई थी। चियान हल्का मुस्कुराया। दोनों कुछ देर चुप रहे। शांत हवा बह रही थी। आसमान नीला था, और उस पल में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। कुछ देर बाद दोनों क्लैन के आंगन से गुजरते हुए आगे बढ़ने लगे। मुंह बेक अचानक बोला, वैसे मेरी बहन मार्शल आर्ट्स में बहुत प्रतिभाशाली है और खूबसूरत भी। चियान ने भौं उठाई। लेकिन? मुंह बेक ने तुरंत जवाब दिया,
लेकिन उसका गुस्सा भयानक है, बहुत भयानक। चियान हंसी रोक नहीं पाया, लेकिन तभी उसे अपने सीने के भीतर गर्मी महसूस हुई। ब्रोकन आर्मी स्टार फिर प्रतिक्रिया दे रही थी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे जल्द ही मूबेग की ऊर्जा जांचनी थी। वुकू स्टार पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही थी, और इसका मतलब था उसके पास समय कम होता जा रहा था। दृश्य बदलता है। पेट्रियार्च का निजी कक्ष। नमन पेट्रियार्च पहले से उसका इंतजार कर रहा था। चियान ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। पेट्रियार्च मुस्कुराया। आओ स्कॉलर चियान, मैं तुम्हें उत्तर देने के लिए बुलाया है। चियान शांतिपूर्वक बैठ गया। पेट्रियार्च ने सीधे विषय पर आते हुए कहा, हमने पहले सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में बात की थी। तुमने क्लैन की कई गुप्त कलाएं देखी हैं, और ये एल्डर काउंसिल के लिए समस्या बन सकती है। चियान चुपचाप सुनता रहा। तभी पेट्रियार्च ने अपने पास रखा एक छोटा सा संदूक खोला और उसमें से एक चमकता हुआ टोकन निकाला। लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसा दर्जा दे दूं कि यह समस्या ही न रहे? चियान की आंखें फैल गईं। उसके मन में तुरंत मूबेग की बात गूंज उठी। क्या क्या वो शादी की बात करने वाले हैं? लेकिन अगले ही क्षण धड़ाम, पेट्रियार्च ने मेज पर हाथ मारा। आज से स्कॉलर चियान सिर्फ एक स्कॉलर नहीं रहेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। चियान कुछ क्षण तक बोल ही नहीं पाया। पेट्रियार्च ने वो टोकन उसकी ओर बढ़ाया। ये पेट्रियार्च पर्सनल गार्डियन का प्रतीक है, मेरे पूर्ण विश्वास का प्रमाण। चियान स्तब्ध रह गया। ये क्लैन के सबसे सम्मानित पदों में से एक था। वो कुछ कह ही नहीं पाया। पेट्रियार्च मुस्कुराया। तो तुम्हें मेरा प्रस्ताव कैसा लगा? उसकी आंखों में उत्सुकता थी। अब एल्डर काउंसिल या सेनेट को कोई आपत्ति नहीं होगी। टोकन चमक रहा था, और उसके साथ आने वाला सम्मान भी। चियान ने उसे देखा, फिर धीरे से बोला, यह सम्मान मेरी योग्यता से कहीं अधिक है। लेकिन पेट्रियार्च हंस पड़ा। तुमने क्लैन की सीक्रेट टेक्निक्स देख ली हैं। सिर्फ इसी कारण कोई दूसरा क्लैन तुम्हें मार भी सकता था। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन तुम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। चियान समझ गया, यह सम्मान था, लेकिन साथ ही सुरक्षा भी, और थोड़ा सा दबाव भी। पेट्रियार्च आगे बोला, इस टोकन के साथ तुम्हें क्लैन के सभी अधिकार मिलेंगे। चियान ने सिर झुका दिया। मैं आपका आभारी हूं, लेकिन पेट्रियार्च अभी समाप्त नहीं हुआ था। मुझे एल्डर काउंसिल के सामने उचित कारण भी देना होगा। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने चियान को अंदर तक हिला दिया। मैं तुम्हारी मां को यहां बुला रहा हूं, और अब वो क्लैन के पूर्ण संरक्षण में रहेंगी। कुछ पल के लिए चियान की सांस रुक गई। उसने अपनी मां को बहुत समय से नहीं देखा था। धीरे धीरे वो खड़ा हुआ और गहराई से झुक गया। पेट्रियार्च, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। पेट्रियार्च ने केवल मुस्कुराकर सिर हिलाया। कुछ देर बाद चियान बाहर छत पर खड़ा था। दूर तक फैले पहाड़ दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान आई। माएं आ रही हैं, उसने धीरे से कहा। लेकिन उसी क्षण उसे एक और बात याद आई। उसे अभी भी वे दुर्लभ जड़ी बूटियां ढूंढनी थीं, जो उसकी माएं की बीमारी का इलाज कर सकती थीं। मुझे जल्दी करनी होगी। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। तभी धड़ाम, मूबेग दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। मास्टर! चियान ने पलट कर देखा। अब क्या हुआ? मूबेग का चेहरा पूरी तरह गंभीर था। हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। चियान ने आह भरी। बताओ। मूबेग ने सिर पकड़ लिया। लोग मुझे डिवाइन ड्रैगन कह रहे हैं, और यह अफवाह तेजी से फैल रही है। उसने लगभग रोते हुए कहा, जल्द ही पूरा मुरे मुझे डिवाइन ड्रैगन कहेगा। उसकी कल्पना में लोग उसके चारों ओर जमा होकर नारे लगा रहे थे, डिवाइन ड्रैगन, डिवाइन ड्रैगन। मूबेग शर्म से मरने वाला था, लेकिन मुझे अच्छा इंसान बनने का नाटक करना पसंद नहीं। वो परेशान होकर चिल्लाया, तो मैं क्या करूं? स्काउंड्रल बनूं या डिवाइन ड्रैगन बनूं? वो लगभग चियान के पैरों से लिपट गया। मास्टर, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। चियान कुछ सेकंड तक उसे खाली निगाहों से देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर उसने कहा, ध्यान से सुनो। मूबेग तुरंत सीधा खड़ा हो गया। चियान बोला, स्काउंड्रल भी तुम हो, डिवाइन ड्रैगन भी तुम हो। मूबेग पलकें झपकाने लगा। क्या? चियान ने शांत स्वर में कहा, साधारण लोग इनमें से केवल एक बन सकते हैं, लेकिन अगर तुम नमन क्लैन के यंग मास्टर मूबेग हो। उसकी मुस्कान थोड़ी शरारती हो गई। तो दोनों बन सकते हो। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर मूबेग की आंखें चमक उठी। समझ गया, मुझे स्काउंड्रल डिवाइन ड्रैगन बनना है। वो जोर से हंसने लगा, जबकि चियान उसे पूरी उदासीनता से देख रहा था। कुछ देर बाद मूबेग अचानक रुक गया। रुको, ये तो विरोधाभास है, उसने हैरानी से पूछा। क्या कोई सामान्य स्कॉलर मुझे स्काउंड्रल बनने की सलाह देगा? चियान मुस्कुराया। जरूरत पड़ने पर स्काउंड्रल बन सकना बहुत उपयोगी गुण है। मूबेग चौंक गया। चियान आगे बोला, इस दुनिया में कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें केवल हीरो बनकर हल नहीं किया जा सकता। यह सुनकर मूबेग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में सम्मान भर गया। तो यही वो मानसिकता है जिसने आपको मुरिम अलायंस के एल्डर्स से भिड़ने की हिम्मत दी? चियान बस मुस्कुराया
और मूबेग को लगा उसके मास्टर की गहराई सचमुच अथाह है। अचानक मूबेग दौड़ता हुआ उसके पीछे गया। टीचर रुकिए! सीढ़ियों पर पहुंचकर उसने चियान का रास्ता रोक लिया। मेरी पल्स एक बार देख लीजिए, कुछ तो गड़बड़ है। चियान ने भौं उठाई। क्या हुआ अब? मूबेग ने जल्दी से जवाब दिया। मैं लेडी जांग से मिलने जा रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर में कुछ अजीब हो रहा है। चियान हल्का हंस पड़ा। लेडी जांग का असर है शायद। मूबेग का चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन चियान के मन में कुछ और चल रहा था। वो काफी समय से जानना चाहता था कि वुकू स्टार की ऊर्जा कितनी बढ़ चुकी है। उसने मूबेग की कलाई पकड़ी और पूरी एकाग्रता से उसकी ऊर्जा का निरीक्षण करने लगा। तुरंत एक चमकदार हरी आभा बाहर निकलने लगी। चियान की आंखें सिकुड़ गईं। जैसे जैसे वो निरीक्षण करता गया, उसे एहसास हुआ कि 7 स्टार्स की शक्ति मूबेग के शरीर में पहले से कहीं अधिक सघन हो चुकी थी। उसके मन में एक विचार कौंधा, बस थोड़ा और मैं इसे अवशोषित कर पाऊंगा। लेकिन 7 स्टार्स की ऊर्जा को अवशोषित करने का मतलब सिर्फ अपनी उम्र बढ़ाना नहीं था। चियान जानता था कि जब यह शक्ति हेवनली मार्शल बॉडी के साथ मिलती है तो नई क्षमताएं जन्म लेती हैं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। अगर मूबेग की स्टार एनर्जी मेरे पास आई तो शायद मुझे एक नई शक्ति मिल जाए। उधर मूबेग बेचैन होकर पूछ रहा था, तो मैं बीमार कहाँ हूं? क्या मुझे अपनी हार्ट बीट धीमी कर देनी चाहिए? लेकिन उसी क्षण दृश्य अचानक बदल गया। रात का अंधेरा पूरे पहाड़ों पर छाया हुआ था। पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था और एक सुनसान केबिन जंगल के बीच खड़ा था। तभी धड़ाम! केबिन का दरवाजा जोर से टूटकर खुल गया। काले लबादे पहने लोगों का एक समूह अंदर घुस आया। सफेद बालों वाली महिला तुरंत चिल्लाई, गार्ड्स! मेरे आदमियों के साथ ही किसने किया? उसकी एक अनुयायी घबराकर बोली, ग्लेशियल होली बॉडी सुरक्षित है ना? महिला का चेहरा गुस्से से भर गया। वो तेजी से अपने लोगों को लेकर गुफा की ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंची उसकी आंखें फैल गईं। विशाल बर्फीला क्रिस्टल पूरी तरह टूट चुका था और अंदर कुछ भी नहीं था। नहीं, उसकी आवाज कांप कांप गई। ग्लेशियल होली बॉडी गायब हो गई है। वो अविश्वास से टूटा हुआ क्रिस्टल देखने लगी। ये कैसे संभव है? इतना मजबूत आइस क्रिस्टल टूटा कैसे? फिर उसने अपनी अनुयायी की ओर देखा। क्या तुमने कभी सुना है कि ग्लेशियल होली बॉडी अपने आप जाग जाए? थर्ड गार्डियन ने तुरंत सिर हिलाया। पैलेस के किसी भी रिकॉर्ड में ऐसी घटना का उल्लेख नहीं है। महिला का चेहरा और भी कठोर हो गया। चारों ओर तलाश करो, एक भी जगह मत छोड़ना। उसके आदेश देते ही सभी लोग फैल गए, लेकिन तभी वो अचानक रुक गई। किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। दूर अंधेरे में कोई खड़ा था। उसकी अनुयायी ने तुरंत तलवार खींच ली। कौन है वहां? युद्ध के लिए तैयार मुद्रा बन गई। तभी गुफा के ऊपरी हिस्से में एक मशाल की रोशनी दिखाई दी। उस प्रकाश में एक रहस्यमयी आकृति सामने आई और शांत स्वर में बोली, तो यंग मास्टर ने ग्लेशियल होली बॉडी यहां छिपाई थी। सफेद बालों वाली महिला की आंखें फैल गईं। एल्डर यू, आप यहां क्या कर रही हैं? उसकी आवाज में क्रोध भर गया। क्या आप मेरी जान लेने आई हैं? ठीक वैसे ही जैसे आपने पैलेस मास्टर की जान ली थी। एल्डर यू का चेहरा बिल्कुल शांत था। वो एक अपरिहार्य निर्णय था और यंग मास्टर ये बात अच्छी तरह जानता है। फिर उसने धीरे धीरे कहा, आइस पैलेस हमेशा मास्टर और एल्डर्स ने मिलकर चलाया है, लेकिन पैलेस मास्टर ने एल्डर्स के गुट को खत्म करने की कोशिश की। हमने सिर्फ जवाब दिया। सफेद बालों वाली महिला की मुट्ठियां भींच गईं। जवाब दिया? ब्लड कल्ट को अंदर लाकर? क्या इससे पैलेस बेहतर हो गया? गुफा के भीतर तनाव हर पल बढ़ता जा रहा था। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे। तभी एल्डर यू ने कठोर स्वर में कहा, ग्लेशियल होली बॉडी हमें सौंप दो अभी। वो आइस पैलेस की संपत्ति है, तुम्हारी निजी चीज नहीं। युवती की आंखों में आग जल उठी। ताकि तुम उसे ब्लड कल्ट को भी सौंप सको? एल्डर यू के पीछे खड़े लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए। वे जबरदस्ती भी उसे हासिल करने को तैयार थे। फिर एल्डर यू ने ठंडी आवाज में कहा, ब्लड कल्ट हमारे लिए सिर्फ एक सीढ़ी है, जिंगू में प्रवेश करने की सीढ़ी। इसके बाद उसने युवती को घूरते हुए कहा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। क्या तुम्हें अपनी उम्र बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति मिल गया, या फिर तुम इसी अभिशप्त भाग्य का बोझ उठाकर मर जाओगी? सफेद बालों वाली महिला और उसकी अनुयायी गंभीर चेहरों के साथ उसे देखती रहीं। और फिर एल्डर यू ने घोषणा की, हमें जांग यू जाना होगा और वहां की परीक्षा को पार करना होगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। सफेद बालों वाली युवती गुस्से से एल्डर यू को घूरने लगी। तुम ही ब्लड कल्ट को यहां लेकर आई थी? क्या पैलेस की हालत सच में इससे बेहतर हो गई? गुफा के भीतर तनाव हर पल बढ़ता जा रहा था। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे। तभी एल्डर यू ने कठोर स्वर में कहा, ग्लेशियल होली बॉडी तुरंत हमें सौंप दो, बिना किसी बहस के। वो आइस पैलेस की संपत्ति है, तुम्हारी निजी चीज नहीं। युवती की आंखों में आग जल उठी। ताकि तुम उसे ब्लड कल्ट को भी सौंप सको? एल्डर यू के पीछे खड़े लोग तुरंत युद्ध की मुद्रा में आ गए। वे जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करने के लिए तैयार थे। फिर एल्डर यू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ब्लड कल्ट तो सिर्फ एक सीढ़ी है, जिंगू तक पहुंचने की सीढ़ी। इसके बाद उसने युवती को ध्यान से देखा।
तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। क्या तुम्हें अपनी उम्र बढ़ाने वाला कोई मिल गया? फिर उसने आह भरते हुए कहा, कितने समय तक हम इस क्रूर भाग्य का बोझ उठाते रहेंगे? सफेद बालों वाली युवती और उसकी साथी गंभीर चेहरों से उसे देखती रहीं। एल्डर यू ने ऊंची आवाज में घोषणा की, हमें जंग यू जाना होगा और अपने भाग्य को हराना होगा। तभी आइस पैलेस मुरिम का एक महान स्तंभ बन पाएगा। लेकिन युवती तुरंत चिल्लाई, नहीं, आइस पैलेस की असली जगह नॉर्थ सी है। उसकी कीमत तभी है जब वो यहीं रहे। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो एल्डर यू की योजनाओं को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। एल्डर यू ने सिर हिलाया, तुम्हारी सोच तो पिछले पैलेस मास्टर से भी ज्यादा जमी हुई है। फिर उसने अपने अनुयायियों की ओर देखा, हम अपने शिष्यों के भविष्य के लिए कुछ भी करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारी जान भी ले लेंगे। उसकी आवाज अचानक गरज उठी, ग्लेशियल होली बॉडी अभी हमें सौंप दो। उसी क्षण धाम, एल्डर यू के शरीर से नीली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। पूरी गुफा नीली रोशनी से भर गई। भयानक शक्ति की लहर चारों ओर फैलने लगी। सफेद बालों वाली युवती और उसके लोग उस ऊर्जा की चपेट में आ गए। चारों ओर बर्फ के टुकड़े उड़ने लगे और उन्हीं टुकड़ों में सभी के चेहरे प्रतिबिंबित होने लगे। लेकिन तभी एल्डर यू की आंखें सिकुड़ गईं। ये बर्फ के टुकड़े? वो हैरान रह गई। युवती ने क्रोध से उसकी ओर उंगली उठाई, तुमने अपने हमले से ग्लाशियल होली बॉडी को पिघला दिया। उसके चेहरे पर अविश्वास और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने सच्चाई बता दी। ग्लाशियल होली बॉडी अपने आप जाग गई थी और फिर गायब हो गई। एल्डर यू अवाक रह गई, यह असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तुरंत टूटे हुए क्रिस्टल की ओर दौड़ी। उसने ध्यान से निरीक्षण करना शुरू किया। क्या ग्लेशियल होली बॉडी सचमुच अपने आप जाग गई? उसकी नजरें टूटे हुए हिस्सों पर टिक गईं। फिर उसके मन में एक विचार आया, क्या ये क्रिस्टल सचमुच अंदर से पिघला है? युवती ने गंभीर स्वर में कहा, हम अभी स्थिति समझने की कोशिश ही कर रहे थे, तभी तुम यहां पहुंच गई। एल्डर यू का चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन तुम उसे यहां लाई ही क्यों? सफेद बालों वाली युवती ने पलटकर कहा, असल दोषी तो तुम हो। अगर ग्लाशियल होली बॉडी ब्लड कल्ट के हाथ लग गई तो क्या होगा? एल्डर यू ने तुरंत इनकार किया, मैं उसे ब्लड कल्ट को कभी नहीं सौंपती, तुम गलत समझ रही हो। फिर उसने आदेश दिया, अब सबसे जरूरी काम उसे ढूंढना है, जितनी जल्दी हो सके। उसने अपने लोगों की ओर देखा, पूरे माउंटेन फोर्ट्रेस में खोज शुरू करो, एक भी जगह मत छोड़ना। जी। सभी अनुयायी तुरंत निकल पड़े। उधर युवती भी अपनी साथी की ओर मुड़ी, हम भी सभी उपलब्ध लोगों को इकट्ठा करो, हम एल्डर यू से पीछे नहीं रह सकते। ग्लाशियल होली बॉडी हमें पहले ढूंढनी होगी। दृश्य बदलता है। एक शांत रेस्टोरेंट के अंदर गर्मा गर्म नूडल्स का कटोरा मेज पर रखा हुआ था। चियान अकेला बैठा आराम से खाना खा रहा था। उसने सूप का एक घूंट लिया और संतुष्टि से मुस्कुराया। ब्रॉथ पहले से ज्यादा ताजा लग रहा है और नमक का संतुलन भी बेहतर है। स्वाद शानदार हो गया है। तभी रेस्टोरेंट का मालिक सामने आया। स्कॉलर चियान, आपकी सलाह के बाद ग्राहकों की संख्या दोगुनी हो गई है। चियान हंस पड़ा, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। लेकिन तभी वो रुक गया। रुको, मेरे नूडल्स कहाँ गए? उसने कटोरे के अंदर झांका। वो पूरी तरह खाली था। चियान ने भौहें चढ़ाई, फिर चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर एक खंभे के पीछे छिपी छोटी सी आकृति पर पड़ी। वो एक छोटी सफेद बालों वाली लड़की थी और बड़े मजे से उसके नूडल्स खा रही थी। चियान ने खांसकर अपना ध्यान उसकी ओर खींचा। ये शरारती बच्ची आखिर है कौन? उसी समय मुंह बेग भी वहां आ गया। टीचर, वो लड़की कहां गई जिसने आपका खाना चुरा लिया? लेकिन लड़की को किसी बात की परवाह नहीं थी। वो पूरी रफ्तार से नूडल्स खाए जा रही थी। चियान उसे देखकर हैरान रह गया, आखिर ये कितनी भूखी है। तभी लड़की ने उसकी ओर देखा। उसका मुंह पूरी तरह खाने से भरा हुआ था, फिर भी उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। चियान ने सिर हिलाया, इसके लिए 2 और कटोरे ले आओ। कुछ देर बाद नए नूडल्स आ गए, लेकिन जैसे ही चियान खाने लगा, लड़की ने अपना खाली कटोरा उसके सामने कर दिया। वो और खाना मांग रही थी और अपनी बात साबित करने के लिए उसने कटोरा उल्टा करके अपने सिर पर रख लिया। चियान कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। वो पूरी तरह निःशब्द था। लड़की का मुंह अभी भी सॉस से भरा हुआ था, लेकिन उसने उत्सुकता से पूछा, मेरे उपकारक का नाम क्या है? चियान मुस्कुराया, मेरा नाम चियान ते सैन है। लड़की ने तुरंत सिर हिलाया, ये नाम आप पर जैंचता है। फिर उसने नूडल्स की ओर इशारा किया। इसमें एस्ट्रोगलस और गोजी बेरीज डाली गई हैं। चियान की आंखें फैल गईं। उसने एक ही बार में इस व्यंजन के गुप्त इंग्रेडिएंट्स पहचान लिए थे। चियान ने उत्सुकता से पूछा, और तुम्हारा नाम? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर उसका चेहरा उलझन से भर गया। मुझे कुछ याद नहीं, मेरा नाम भी नहीं। चियान उसे ध्यान से देखने लगा, फिर उसने धीरे से मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रख दिया। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है तुम्हें याद आ जाएगा। लेकिन अगले ही पल लड़की का चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। क्या कर रहे हो? वो जोर से चिल्लाई, बिना अनुमति किसी महिला के सिर को कभी मत छूना। चियान और मुंह बेग दोनों एक साथ स्तब्ध रह गए, क्योंकि ये छोटी सी लड़की
अभी अभी खुद को एक महिला कह रही थी। फिर छोटी लड़की ने एक अजीब सा पोज बनाया और गर्व से बोली, किसी ने मुझे एक बार यही बात बताई थी। चियान उसे कुछ पल तक देखता रहा। उसके मन में एक ही विचार आया, ये बच्ची बिल्कुल सामान्य नहीं है। लड़की ने फिर अपने सिर की ओर इशारा किया। मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन दूसरी बहुत सारी चीजें याद हैं। फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने जमीन पर पैर पटके, सच में? मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ झलक रही थी, लेकिन अगले ही पल वो फिर मुस्कुरा दी। खाने के लिए धन्यवाद, अब मुझे जाना चाहिए। चियान पूरी तरह उलझ गया। क्या? ये ऐसे ही चली जाएगी? उसने तुरंत पूछा, क्या तुम्हारे पास रहने की कोई जगह है? लड़की ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। एक आदमी ने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा है। उसने दोबारा धन्यवाद कहा और फिर वहां से चली गई। चियान उसे जाते हुए देखता रहा। तभी रेस्टोरेंट का मालिक चिंतित चेहरे के साथ पास आया। स्कॉलर चियान, क्या उसे यूं अकेले जाने देना ठीक है? सुना है इस इलाके में बच्चों का अपहरण करने वाले लोग घूम रहे हैं। बाहर सड़क पर वो छोटी लड़की अकेली चल रही थी। तभी एक संदिग्ध आदमी उसके पास आया। उसने अचानक लड़की की कलाई पकड़ ली। चल मेरे साथ। लेकिन लड़की ने तुरंत विरोध किया। नहीं। फिर उसने नाक सिकोड़ ली। तुमसे बदबू आ रही है। वो छूटने की कोशिश करने लगी। आदमी के चेहरे पर घिनौनी मुस्कान फैल गई। अगर ज्यादा विरोध किया तो चोट लग जाएगी। तभी एक शांत आवाज सुनाई दी, उसे छोड़ क्यों नहीं देते? आदमी ने मुड़कर देखा। चियान वहां खड़ा था। अपहरणकर्ता गुस्से में बोला, अपने काम से काम रखो। लेकिन चियान ने सिर हिलाया। दुनिया सच में खराब हो गई है। अब लोग दिन दहाड़े बच्चों का अपहरण करने लगे हैं। आदमी तुरंत बोला, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस एक अनाथ बच्ची की मदद कर रहा था। उसी समय एक और आदमी आकर लड़की के दूसरी तरफ खड़ा हो गया। अब दो लोग उसे घेर चुके थे। चियान ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर बोला, वो अनाथ नहीं है, वो मेरी छोटी बहन है। दोनों आदमी हंस पड़े। झूठ बोल रहे हो। लेकिन तभी लड़की ने तुरंत साथ दिया। वो चियान के पीछे जाकर खड़ी हो गई और मासूम आवाज में बोली, बिग ब्रदर। दोनों गुंडों के चेहरे बिगड़ गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि चियान उनके काम में दखल दे रहा है। एक गुंडा गुस्से से आगे बढ़ा। बहुत बोल लिया। उसने मुक्का चलाया, लेकिन चियान ने आसानी से उसका वार टाल दिया। अगले ही पल धड़ाम! वो आदमी सीधे मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। ये देखकर गुंडों का सरदार चिल्लाया, सब एक साथ हमला करो। लेकिन तभी एक नई आवाज गूंजी। यहां इतना शोर किस बात का है? सभी लोगों ने मुड़कर देखा। एक मजबूत आदमी वहां आ पहुंचा था। लगता था वो इन गुंडों को पहचानता था। उसने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें पहले भी सजा दी थी और अब तुम अपहरण तक करने लगे। फिर उसकी नजर चियान पर पड़ी। स्कॉलर चियान, आप यहां क्या कर रहे हैं? चियान ने शांत स्वर में जवाब दिया, इन लोगों ने मेरी बहन का अपहरण करने की कोशिश की। और फिर लड़ाई शुरू हो गई। नए आदमी का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। क्या? मैंने इन्हें पहले ही चेतावनी दी थी। गुंडों का सरदार भड़क उठा। बहुत हो गया, सब लोग हमला करो। लेकिन इस बार नतीजा अलग था। वो आदमी उत्तरी सीमा के योद्धाओं में से एक था और उसने अकेले ही सभी अपहरणकर्ताओं को धूल चटा दी। कुछ ही पलों में सारे गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे थे। लड़ाई खत्म होने के बाद चियान और छोटी लड़की सुरक्षित आंगन में खड़े थे। चियान उसे ध्यान से देखने लगा। अब ये लड़की उसके लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। साधारण कपड़ों में होने के बावजूद उसकी खूबसूरती छिप नहीं रही थी। उसे अकेला छोड़ना बहुत खतरनाक था। चियान अचानक रुक गया, फिर लड़की के सामने घुटनों के बल बैठ गया ताकि उसकी आंखों के स्तर पर आ सके। जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आती, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? लड़की मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि तुम उस बदबूदार आदमी जैसे नहीं हो। चियान हंस पड़ा। उसकी ईमानदारी वाकई कमाल की थी। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो फिर तय रहा। आज से मैं तुम्हारा बड़ा कजिन हूं और तुम मेरी छोटी कजिन। लड़की की आंखें चमक उठी। सच? चियान मुस्कुराया। और तुम्हारा नाम होगा चियान यान सील। लड़की ने खुशी से ताली बजा दी। उसे यह नाम बहुत पसंद आया था। दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ देर बाद यान सील ने धीरे से पूछा, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूं? चियान ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उसका चेहरा बदल गया। हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। इतना ठंडा? चियान को तुरंत समझ आ गया। इस लड़की को किसी विशेष दवा या उपचार की जरूरत थी। वो हल्के से मुस्कुराया। तुम अब मेरी छोटी बहन जैसी हो। लेकिन फिर उसने गलती कर दी। उसने दोबारा उसके सिर पर हाथ रख दिया। अगले ही पल यान सील का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर से? वो हमला करने ही वाली थी, लेकिन चियान तुरंत पीछे हट गया। माफ करना, इस बार सच में गलती हो गई। उधर दूर कहीं दोनों को कोई देख रहा था। आइस पैलेस की वही रहस्यमयी महिला। वो उलझन में थी। इन दोनों का रिश्ता आखिर है क्या? उसकी सेविका ने धीरे से कहा।
शायद ग्लाशियल सेक्रेड बॉडी के पास अभी भी बच्चे जैसी यादें हैं और वो दयालुता की वजह से उसके पीछे चल पड़ी। फिर उसने सुझाव दिया, क्या हमें सही समय देखकर लड़की को उठा नहीं लेना चाहिए? लेकिन आइस पैलेस की मालकिन ने सिर हिला दिया, नहीं, ब्लड कल्ट भी उसे ढूंढ रहा है। अभी के लिए हमें सिर्फ उसकी निगरानी करनी है। उसने दूर नमन क्लैन की दिशा में देखा। फिलहाल उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह वही है, सेविका ने पूछा। फिर भी क्या हमें ग्लाशियल सेक्रेड बॉडी को वापस नहीं लेना चाहिए? महिला कुछ देर चुप रही। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, लेकिन पूरे हैफी में इससे सुरक्षित जगह कोई नहीं। उसका नमन क्लैन के साथ होना हमारे लिए भी फायदेमंद है। दूर खड़ा विशाल किला उसकी नजरों में दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी चिंता अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे याद था, एल्डर यू भी खोज में लगी हुई है, ब्लड कल्ट भी उसी की तलाश कर रहा है, और अब पूरा हैफे शहर एक भयानक तूफान के केंद्र में बदल चुका था, जहां हर कोई ग्लेशियल सेक्रेड बॉडी को पाने के लिए बेताब था। और सबसे बड़ा खतरा अभी भी एल्डर यू ही थी, क्योंकि एल्डर यू उस लड़की की ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। उसकी सेविका चिंतित स्वर में बोली, यह सिर्फ समय की बात है, देर सबेर एल्डर यू उसे ढूंढ ही लेगी। महिला कुछ पल सोचती रही, फिर उसने मेज पर रखी एक वस्तु की ओर इशारा किया, इसीलिए हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। सेविका की नजर उस वस्तु पर गई। वो एक प्यूरिफाइड आइस क्रिस्टल था। उसकी आंखें फैल गईं। आप इसका उपयोग करना चाहती हैं? महिला ने सिर हिलाया। इसकी ऊर्जा से हम एल्डर यू को भ्रमित कर सकते हैं और थोड़ा समय खरीद सकते हैं। लेकिन सेविका का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। लेकिन आप तो सन एनर्जी को अवशोषित नहीं कर सकती। महिला की आंखों में क्षण भर उदासी झलकी। वो अच्छी तरह जानती थी, इस क्रिस्टल का उपयोग करने से उसकी बची हुई उम्र और कम हो जाएगी। सेविका घबरा गई। आप क्या कह रही हैं? मेरा कर्तव्य आपकी रक्षा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। महिला हल्का सा मुस्कुराई। चिंता मत करो। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। मुझे डर है कि ब्लड कल्ट आज रात ही नमन क्लैन पर हमला कर सकता है और लड़की को छीन सकता है। ये सुनते ही सेविका स्तब्ध रह गई। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे। कुछ देर बाद उसने सिर झुका लिया। मैं समझ गई। मैं एक नकली शरीर तैयार करवाती हूँ ताकि उन्हें भ्रमित किया जा सके। महिला ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हारी वफादारी के लिए धन्यवाद और मेरी चिंता करने के लिए भी। दृश्य बदलता है। अब हम पहुंचते हैं चियान ते सैन के नए निवास पर। नमन क्लैन के भीतर बने विशाल भवन में यान सील जैसे ही अंदर पहुंची, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, इतना बड़ा घर! वो खुशी से इधर उधर दौड़ने लगी, फिर अचानक जमीन पर लुढ़कने लगी, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। चियान के सेवक उसे हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी बिनबाई आगे आई। यंग मास्टर, ये लड़की कौन है? चियान ने सहज स्वर में उत्तर दिया, मेरी कजिन है। एक दुर्घटना में उसकी याददाश्त चली गई। फिर उसने सभी की ओर देखा। उसका अच्छे से ख्याल रखना, भले ही वो थोड़ी अजीब लगे। उधर यान सील फर्श पर लेटी हुई थी और खुशी से बोल रही थी, ये जगह बहुत अच्छी है। बिनबाई मुस्कुराई। यंग लेडी बहुत सुंदर हैं, बड़ी होकर न जाने कितने लोगों का दिल जीत लेंगी। चियान ने सिर हिलाया। पहले इसे नहला दो और कुछ नए कपड़े भी दिला दो। सेवकों ने तुरंत जवाब दिया, यंग मास्टर, आपको भुगतान करने की जरूरत नहीं है, आप क्लैन के सदस्य हैं। बिनबाई उत्साह से बोली, एल्डर ने आदेश दिया है कि आपकी हर इच्छा पूरी की जाए। लेकिन चियान ने पैसे उसकी ओर बढ़ा दिए। फिर भी रख लो, जरूरत पड़ सकती है। कुछ समय बाद चियान और यान सील आंगन में साथ बैठे थे। नए कपड़ों में यान सील पहले से भी अधिक सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर चमकती मुस्कान थी। मुझे यहां बहुत अच्छा लग रहा है और यहां की खुशबू भी अच्छी है। चियान उसे देखकर मुस्कुरा दिया। इतनी परेशानियों के बाद उसे खुश देखना अच्छा लग रहा था। फिर उसने हाथ बढ़ाया। अपना हाथ दो, मैं तुम्हारी पल्स जांचना चाहता हूं। यान सील ने बिना झिझक हाथ आगे कर दिया। चियान ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर में प्रवाहित की, लेकिन अगले ही क्षण उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसका हाथ असामान्य रूप से ठंडा था और ऊर्जा पूरी तरह अनियंत्रित तरीके से बहने लगी। चियान चौंक गया। क्या इसके मेरिडियंस ही नहीं है? लेकिन तुरंत उसे एहसास हुआ, बात कुछ और थी। उसकी ऊर्जा लड़की के शरीर में प्रवेश करते ही गायब हो रही थी, जैसे किसी अथाह सागर में समा रही हो। चियान ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में अविश्वास था। नहीं, मेरिडियंस नहीं होने की बात नहीं है, बल्कि उसके मेरिडियंस इतने विशाल हैं कि मैं उन्हें महसूस ही नहीं कर पा रहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर यह सच था तो केवल एक ही संभावना बचती थी। उसी समय यान सील के शरीर से हल्की आभा निकलने लगी। वो मासूम मुस्कान के साथ उसे देख रही थी, लेकिन चियान के भीतर तूफान उठ चुका था। हेवनली इमॉर्टल मेरिडियन। उसने मन ही मन बुदबुदाया। ये एक पौराणिक कॉन्स्टिट्यूशन था जो 1000 वर्षों में सिर्फ एक बार जन्म लेता था। ऐसी प्रतिभा जो केवल उन लोगों में हो सकती थी जो इमॉर्टल बनने की क्षमता रखते हो।
चियान के चेहरे पर गंभीरता छा गई। ये तो सिर्फ सिद्धांतों में मौजूद होना चाहिए था। फिर उसके मन में एक भयानक विचार आया, क्या किसी ने इसे कृत्रिम रूप से बनाया है? अगर ऐसा था तो इसके पीछे कोई बेहद खतरनाक संगठन था और भविष्य में ये लड़की पूरे मार्शल वर्ल्ड के लिए आपदा बन सकती थी। यान सील ने उसकी बदलती अभिव्यक्ति देख ली। ब्रदर, क्या हुआ? चियान तुरंत सामान्य हो गया और मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे ठंडे शरीर के लिए दवा तैयार करूंगा। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं कहीं मत जाना। उसके मन में लगातार एक ही विचार घूम रहा था, अगर यह सचमुच हेवनली इमॉर्टल मेरिडियन है तो यान सील असाधारण से भी बढ़कर है। ऐसी प्रतिभा जो सिर्फ सांस लेने भर से मजबूत होती जाती है, उसकी इंटरनल एनर्जी अपने आप बढ़ती रहेगी। यह बात किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए अकल्पनीय थी। कुछ देर बाद चियान नमन क्लैन के एल्डर्स हॉल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही दो लोग सम्मानपूर्वक उसका स्वागत करने लगे। अंदर एल्डर उसका इंतजार कर रहा था। मैं तुमसे अकेले मिलना चाहता था, लेकिन संयोग से एक और परिचित भी आ गया। इतना कहकर एल्डर एक आदमी की ओर मुड़ा। वो व्यक्ति घमंडी मुस्कान के साथ खड़ा था। चियान ने उसे देखते ही पहचान लिया। कुजिन्हा, वही आदमी जो पहले भी उसे परेशान करता रहा था। चियान ने भौहें चढ़ाई। तुम यहां क्या कर रहे हो? कुजिन्हा ने गर्व से सीना चौड़ा किया। मैं अब वाइस सुपरवाइजर हूं। चियान को तुरंत वो अफवाह याद आ गई कि कुजिन्हा वास्तव में मुरिम अलायंस के एक एल्डर का पोता है। लगता था वो बात सच थी। कुजिन्हा खुद को ऊंचा समझ रहा था। वो चियान से अनौपचारिक और अपमानजनक लहजे में बात करने ही वाला था, लेकिन चियान ने उसे बीच में ही रोक दिया। हम अभी मुरिम अलायंस में नहीं हैं और किसी टेम्पररी असाइनमेंट पर आए व्यक्ति को नीचा दिखाना शिष्टाचार नहीं कहलाता। कुजिन्हा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें चेन ऑफ कमांड का सम्मान करना चाहिए, वो जोर से चिल्लाया। लेकिन चियान की आंखों में जरा भी डर नहीं था, बल्कि उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई, क्योंकि उसे पता था यह मुलाकात शांतिपूर्ण नहीं रहने वाली। लेकिन इससे पहले कि कुजिन्हा और कुछ कह पाता, एल्डर ने बीच में हस्तक्षेप कर दिया। उसका चेहरा अचानक कठोर हो गया। बस अपने सम्मानित अतिथि पर चिल्लाना बंद करो। कुजिन्हा सन्न रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर खुलेआम उसे डांट देगा। वो तुरंत झुक गया। माफ कीजिए एल्डर, मैंने जल्दबाजी कर दी। एल्डर ने कुछ पल उसे घूरा, फिर गंभीर स्वर में कहा, झगड़ा करने की बजाय मुद्दे पर आओ। कुजिन्हा ने तुरंत सिर हिलाया। जी। फिर उसने अपनी रिपोर्ट देना शुरू किया। ब्लड कल्ट और डेमोनिक कल्ट हाल ही में बहुत सक्रिय हो गए हैं। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान उभरी और ऐसा लगता है कि वे किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। एल्डर की भौहें सिकुड़ गईं। किस चीज की? कुजिन्हा ने उत्तर दिया, उनकी मंजिल हे सिटी है। यह सुनते ही चियान का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि वे क्या खोज रहे हैं, यान सील या फिर ग्लाशियल सेक्रेड बॉडी। चियान ने शांत स्वर में पूछा, मुरिम अलायंस इस मामले को खुद क्यों नहीं संभाल रहा? ऑडिट डिपार्टमेंट इसमें क्यों शामिल है? कुजिन्हा तुरंत उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में उपहास था। स्कॉलर होंग, क्या तुम कल्ट से डर गए हो? वो हंस पड़ा। तुम जैसे साधारण स्कॉलर इन मामलों को समझ ही नहीं सकते। फिर गर्व से बोला, मैं अब व्हाइट टाइगर स्क्वाड के साथ काम कर रहा हूं और मैं अब कोई जूनियर सुपरवाइजर नहीं रहा। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। चियान चुप रहा और यही देखकर कुजिन्हा और खुश हो गया। उसे लगा कि उसने आखिरकार चियान को दबा दिया है, कि उसके शब्दों ने उसे डरा दिया है। लेकिन तभी धाम! एल्डर ने जोर से मेज पर हाथ मारा। पूरा कमरा कांप उठा। स्कॉलर चियान! सब लोग चौंक गए। लेकिन एल्डर के चेहरे पर मुस्कान थी। बहुत समय हो गया, तुम सिर्फ नमस्ते कहने आए थे? चियान हल्का सा मुस्कुराया। जी, सोचा था मिलते चलता जाऊं। कुजिन्हा की आंखें फैल गईं। वो अविश्वास से दोनों को देख रहा था। नमन क्लैन का एल्डर, जो हर योद्धा से सम्मानपूर्वक दूरी बनाए रखता था, चियान से किसी पुराने मित्र की तरह बात कर रहा था। कुजिन्हा के लिए यह झटका बहुत बड़ा था, क्योंकि उससे ऊंचा पद होने के बावजूद उसे एल्डर से बात करते समय हर शब्द सोच समझकर बोलना पड़ता था। लेकिन चियान, वो तो पूरी सहजता से बातचीत कर रहा था। एल्डर मुस्कुराया। तुम्हें यहां ज्यादा आना चाहिए। चियान ने पंखा हिलाते हुए उत्तर दिया। कुछ और काम भी हैं, लेकिन वादा करता हूं आगे आता रहूंगा। फिर वो मुड़कर जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर कुजिन्हा को देखा। चेहरे पर शरारती मुस्कान उभर आई। जूनियर सुपरवाइजर, फिर मिलेंगे। कुजिन्हा का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। पूरे कमरे के सामने उसका अपमान हो चुका था और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उधर चियान आराम से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने लंबी सांस छोड़ी। उस छोटे कीड़े की वजह से एल्डर से ढंग से बात भी नहीं हो पाई। लेकिन जल्द ही उसका चेहरा फिर गंभीर हो गया।
ब्लड कल्ट, डिमोनिक कल्ट। दोनों किसी चीज की तलाश में थे और अचानक उसके मन में बिजली सी कौंधी। हेवनली इमॉर्टल मेरिडियन, यान सील। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। नहीं, उसे हर हाल में छिपाना होगा, उसे लोगों की नजरों से दूर रखना होगा। तभी अचानक सामने से शोर सुनाई दिया। तुम्हें शिष्टाचार नाम की चीज नहीं पता? एक लाल बालों वाला यंग मास्टर गुस्से से चिल्ला रहा था और उसके सामने खड़ी थी यान सील। युवक नाराज होकर बोला, भले ही तुम चियान की कजिन हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। चियान दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे इस झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लाल बालों वाला युवक बड़बड़ाया, यह लड़की कितनी बदतमीज है, चियान की कजिन ऐसी कैसे हो सकती है? लेकिन अगले ही पल चबाक, यान सील ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया। आ! युवक दर्द से चिल्ला उठा। क्या तुम लोग सच में रिश्तेदार हो? तुम्हारे पास बिल्कुल भी तमीज नहीं है। चियान बस पंखा झलता रहा, मानो ये कोई मनोरंजक नाटक हो। कुछ देर बाद वो आगे बढ़ा। उसे माफ कर दो, उसकी याददाश्त चली गई है, थोड़ी समझदारी दिखाओ। लाल बालों वाला युवक बड़बड़ाया, फिर भी उसे माफी मांगनी चाहिए। मैं उसके बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार करता हूं। यान सील की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। सच? तुम मेरे ब्रदर के साथ अच्छा व्यवहार करते हो? युवक ने गर्व से सिर हिलाया। बिल्कुल। अचानक यान सील ने झुककर प्रणाम किया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं छोटी हूं, मुझे नहीं पता था कि आप इतने महान हैं। युवक मुस्कुराने ही वाला था कि धड़ाम, यान सील ने सीधा उस पर हमला कर दिया। झूठे, तुम मेरे ब्रदर को धोखा देकर चोट पहुंचाना चाहते थे। युवक पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि यान सील ने उसे सिर से पकड़ रखा था और वो आसानी से छूट भी नहीं पा रहा था। उसी समय एक सेवक चाय और नाश्ता लेकर पहुंचा, लेकिन सामने का दृश्य देखकर जम गया। उसने माथा पकड़ लिया। शायद कई दिनों से ठीक से सोया नहीं हूं, वरना ये सब कैसे देख रहा हूं। उधर यान सील मौका मिलते ही भाग गई। कुछ समय बाद चियान ने उस लाल बालों वाले यंग मास्टर को ढूंढ लिया। वो पूरी तरह थका हुआ लग रहा था। तो यान सील के साथ समय कैसा रहा? युवक ने तुरंत सिर पकड़ लिया। कृपया मत पूछो। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, वैसे एक अजीब बात हुई। वो हॉल ऑफ 100 हर्ब्स में नहीं थी, और सबसे विचित्र बात, सभी मेडिकल सर्वेंट्स भी गायब थे, मानो पूरा इन्फर्मरी ही खाली कर दिया गया हो। चियान का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वहां सच में कोई नहीं था? युवक ने सिर हिलाया। एक भी नहीं। चियान गहरी सोच में डूब गया। हॉल ऑफ 100 हर्ब्स का अचानक बंद हो जाना और उसी समय यान सील का प्रकट होना, यह सब बहुत संदिग्ध था। उसे अभी तक नहीं पता था कि कल्ट्स वास्तव में क्या खोज रहे हैं, लेकिन उसके मन में बुरा अंदेशा उठ रहा था। अगर वे यान सील को ढूंढ रहे हैं तो क्या मैं उसकी रक्षा कर पाऊंगा? उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अभी उसकी शक्ति बहुत सीमित थी। खाली हाथों वो मुश्किल से सेकेंड रेट फाइटर्स का सामना कर सकता था। शायद मुझे उसे अच्छी तरह छिपाना होगा, कम से कम तब तक जब तक मेरी इंटरनल एनर्जी और मजबूत नहीं हो जाती। उसके मुंह से लंबी सांस निकली। लाल बालों वाला युवक उसे देखने लगा। तुम क्या सोच रहे हो? चियान तुरंत सामान्य हो गया। कुछ नहीं। लेकिन युवक पीछे हटने वाला नहीं था। झूठ मत बोलो। अगर कोई समस्या है तो मुझे भी बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। लाल बालों वाला यंग मास्टर जिद पर अड़ा हुआ था। अगर कोई चिंता है तो मुझे बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन चियान ने तुरंत विषय बदल दिया। वैसे तुम्हारे सिर में अभी भी दर्द होता है? युवक थोड़ा चौंका, फिर बोला, हाँ, पिछले डुएल के बाद से सीने में अजीब सा दबाव महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अंदर अटक गया हो। यह सुनते ही चियान की आंखें चमक उठीं। वाह, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। युवक पूरी तरह उलझ गया। क्या? तुम इतने खुश क्यों हो? चियान मुस्कुराया। क्योंकि तुमने सही समय पर इसे महसूस कर लिया। 7 स्टार्स की ऊर्जा अब पूरी तरह परिपक्व हो चुकी है। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई, और मैं अभी वो ऊर्जा लेने वाला हूं। युवक घबरा गया। रुको, तुम इतने उत्साहित क्यों हो? चियान ने हाथ हिलाया। चिंता मत करो, मैं ये काम पहले भी कर चुका हूं। कुछ देर बाद दोनों चियान के निवास पर पहुंच गए। कमरे के बीचों बीच यंग मास्टर ध्यान लगाकर बैठ गया, जबकि चियान उसके पीछे खड़ा था। पूरा माहौल शांत हो गया। धीरे धीरे चियान ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा। उसी क्षण एक हरी चमक उभर आई। चियान के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। 7 स्टार्स की ऊर्जा उसके हाथ की ओर बहने लगी और फिर सीधे उसके शरीर में समा गई। कुछ क्षण बाद यंग मास्टर ने आंखें खोल दी। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। अरे, मेरा सिर बिल्कुल साफ लग रहा है, जैसे सारा धुंधलापन गायब हो गया हो। वो खुशी से उछलकर खड़ा हो गया। मुझे अभ्यास करना है, शायद मुझे कोई एनलाइटमेंट मिल जाए। इतना कहकर वो दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। चियान उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा दिया। मुंह बेक चाहे जैसा भी हो, मार्शल आर्ट्स के मामले में हमेशा ईमानदार रहता है। अब कमरे में केवल चियान अकेला था। उसने अपनी आंखें बंद की
और अभी अभी अवशोषित की गई ऊर्जा को महसूस करने लगा। पैंग सॉन की स्टार एनर्जी और नमन म्यू की नई ऊर्जा दोनों आपस में मिल रही थीं। उसके मन में तुरंत सीक्रेट टीचिंग्स की बातें याद आ गईं। 7 स्टार्स की स्पिरिचुअल एनर्जी सेलेस्टियल मार्शल बॉडी को नई शक्तियां प्रदान करती थीं। पहली शक्ति थी वॉइड पाम, जिसे सीखने में उसे काफी समय लगा था, लेकिन इस बार उसे महसूस हो रहा था दूसरी शक्ति को सीखना कहीं आसान होगा, क्योंकि उसका शरीर पहले से तैयार था। अचानक उसके भीतर नई जीवन शक्ति की धड़कन महसूस हुई। धक धक धक। एक नई शक्ति जन्म ले चुकी थी और चियान उसे तुरंत आजमाना चाहता था। वो उठकर कमरे के कोने में रखी विशाल चट्टान के पास गया। उसने हाथ रखकर उसका आकार और वजन महसूस किया। इतनी बड़ी चट्टान को हिलाने के लिए कम से कम 3 या 4 मार्शल आर्टिस्ट चाहिए होंगे। फिर उसने गहरी सांस ली। लेकिन अगर मैं अपनी नई शक्ति का उपयोग करूं तो? उसकी आंखें चमक उठीं। वो पूरी एकाग्रता से चट्टान पर ध्यान केंद्रित करने लगा। अचानक हरे रंग की ऊर्जा उसके शरीर से निकलने लगी। चियान को लगा था कि चट्टान शायद थोड़ा सा हिलेगी, लेकिन अगले ही पल वो हवा में उड़ गई। पूरी विशाल चट्टान, बिना किसी कठिनाई के। चियान की आंखें फैल गईं। क्या? उसका जबड़ा लगभग खुला रह गया। इतनी भारी चट्टान, मानो रुई का टुकड़ा हो, वो आसानी से हवा में तैर रही थी। चियान अविश्वास से हंस पड़ा। इतनी शक्ति! तो क्या इससे खेत की घास भी उखाड़ी जा सकती है? उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान उभरी। और अगर मेरे हाथ में तलवार हो तो? उसने फिर चट्टान को ऊपर नीचे करना शुरू किया, जैसे उसका कोई वजन ही न हो। अब उसे समझ आने लगा था लोग 7 प्राइमोर्डियल एनर्जीज को इतना महान क्यों मानते हैं। क्योंकि सिर्फ 2 प्राइमोर्डियल एनर्जीज के साथ ही उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी, लगभग किसी डिवाइन इमॉर्टल जैसी। और यह शक्ति केवल सेलेस्टियल मार्शल बॉडी के धारक को ही मिल सकती थी। चियान कुछ देर सोचता रहा। फिर उसके मन में एक और विचार आया। क्या इसका मतलब 7 स्टार्स को नियंत्रित करने वाला केवल मैं ही हूं? लेकिन अभी उसके पास सोचने का समय नहीं था। वो तुरंत आंगन की ओर दौड़ा। अब उसे अपनी नई शक्ति को युद्ध में परखना था। उसने तलवार निकाली और अगले ही पल स्विश स्विश स्विश, आसमान में कई ऊर्जा धाराएं चमक उठीं। उसकी तलवार अविश्वसनीय गति से चल रही थी। नीली ऊर्जा की लहर उसके चारों ओर घूमने लगी। चियान लगातार प्रयोग करता रहा और जल्द ही उसे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आ गई। जितनी तेज वो प्राइमोर्डियल एनर्जी को घुमाता, उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ती। और सिर्फ शक्ति ही नहीं, गति भी। वो मुस्कुराया। दिलचस्प, एक भारी तलवार शक्तिशाली होती है लेकिन धीमी, और तेज तलवार में शक्ति कम होती है, लेकिन मेरे पास दोनों हैं। उसकी आंखों में उत्साह भर गया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था प्राइमोर्डियल एनर्जी की रोटेशन स्पीड बढ़ाने से उसकी स्पीड और पावर दोनों कई गुना बढ़ जाती हैं। और फिर उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। अगर मैं इसे लिमिटलेस सेलेस्टियल स्वॉर्ड टेक्निक के साथ जोड़ दूं तो? उसने तुरंत प्रयोग करने का फैसला कर लिया। धाम! नीली ऊर्जा का तूफान उसके चारों ओर फूट पड़ा। चियान ने पूर्णता के साथ तकनीक का प्रयोग किया और उसी क्षण उसकी आंखें फैल गईं। उसके पीछे एक विशाल नीले ड्रैगन की छवि उभर आई थी। हालांकि वो सिर्फ एक धुंधली परछाई थी, लेकिन साफ दिखाई दे रही थी। चियान स्तब्ध रह गया। ब्लू ड्रैगन! उसने अविश्वास से फुसफुसाया। तो मैनुअल में जो लिखा था वो कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। ये शक्ति सचमुच वास्तविक थी, और शायद उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक भयानक।